एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे जीनोबायोटिक्स की। यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी देखेंगे, बायोडिग्रेडेशन, बायोरिमीडिएशन, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं। मैंने डिटेल में ऑलरेडी इसकी वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हो। जीनोबायोटिक्स बेसिकली ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फॉरेन होते हैं टू द बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये फॉरेन होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब कि ये कहीं ना कहीं सिंथेटिक होते हैं। और ये पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स या नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जो अगर एबनॉर्मली हाई कंसंट्रेशन में मिले ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो उसको यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, जीनोबायोटिक्स। तो ये बेसिकली टॉक्सिक होते हैं, कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम पे, ह्यूमन बीइंग एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनिक जीनोबायोटिक्स की। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक जीनोबायोटिक्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि टाइप्स के क्या हो सकते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एरोमेटिक हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और पीएचएस हो सकता है, विच इज पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पीएचएस। सोर्स ऑयल स्पिल्स हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो सकता है, फ्यूल का लीकेज हो सकता है, ये सारे इसके सोर्स हो सकते हैं। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बायोडिग्रेडेशन की बात करें पर्टिकुलरली, तो बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल की हेल्प से यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को सिंपलर लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स जैसे कि यहाँ पे होते हैं क्रूड ऑयल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का। तो इसमें अब जो हाइड्रोकार्बन है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है इन सब का। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, एल्केन्स, एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम, स्यूडोमोनास यूज़ कर सकते हैं, एल्कीविनॉक्स यूज़ कर सकते हैं, रूडोकोकस स्पीशीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको यहाँ पे नाम याद रख लो, इन दोनों का तो स्पेशली रख लो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद हो गए। अब यहाँ पे देखो कि क्या चीज़ें हो रही होती है, क्या मैकेनिज्म है इसका। बेसिकली हम देख रहे हैं सबसे पहले जैसे ऑक्सीजन एरोबिक की बात करें तो ऑक्सीजन ज़रूरी है एरोबिक में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर इनिशिएटिंग द अटैक ऑन द केमिकल स्टेबल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एल्केन हो सकता है, जैसे मैंने अभी बोला था, ये इससे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना, क्या फॉर्म हो रहा है, मेरी बात समझ आ रही है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया या रिफाइंड प्रोडक्ट्स हो गए, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स के, जिसमें कि यहाँ पे एल्केन, एल्कीन्स और साइक्लो एल्कीन्स ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद मैंने बोला कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म में मैं बोल रही हूँ सबसे पहले ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक की बात करेंगे, ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये अटैक कर देता है, इनिशिएट कर देता है अटैक ऑन केमिकल स्टेबल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझाऊंगी पे भी। तो यहाँ पे एल्कीन्स जो होते हैं बेसिकली ये टिपिकली ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे कि कोई भी डाईऑक्सी या मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम जो होता है बेसिकली वो इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, जो इसमें एक ऑक्सीजन एटम इंसर्ट कर देता है, जो यहाँ पर क्या बना देता है, एक अल्कोहल बना देता है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड और फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड है इसको ब्रेक डाउन कर देता है वाया बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। पीएचएस जो होते हैं बेसिकली, अगर हम पीएचएस का देखेंगे मैकेनिज्म, तो उसमें क्या होते हैं, ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट पीएचएस जैसे कि नेप्थलीन हो गया या फिर बेंजोपायरिन हो गया, ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। तो माइक्रोब यूज़ करते हैं डीऑक्सीजनेज जो कि ब्रेक करते हैं एरोमेटिक रिंग को और फॉर्म कर देते हैं एक कैटाकॉल इंटरमीडिएट जो कि देन क्लीव होता है, ब्रेक डाउन करता है सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी भूल जाओगे इन सबको, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ लिख रखा है ताकि आपको एग्ज़ाम रिलेटेड ये डायरेक्ट नोट्स बनाए। मैंने एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मैंने अभी आपको बोला। ये मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस लिख ली, आपको समझ जैसे मैंने यहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट्स से यहाँ पे बनाई है, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ अगर नहीं समझ आ रहा है तो। देखो ये हम देख रहे हैं एल्केन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का देख रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो मैंने बोला, यहाँ पर क्या होगा, एल्केन्स आर टिपिकली ऑक्सीडाइज बाय मोनो और डाईऑक्सीजनेज एंजाइम जो इंसर्ट कर देता है एक ऑक्सीजन एटम जो कि यहाँ पे फॉर्म कर देता है एक अल्कोहल ग्रुप। तो ऑक्सीजनेज एंजाइम फर्स्ट ऐड करता है एक OH ग्रुप जो कि अल्कोहल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। ओके, देन क्या होता है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन टू एन एल्डिहाइड और देन अ फैटी एसिड। तो बेसिकली यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बोनल ग्रुप। समझ आ गई बात, कार्बोनल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन मैंने क्या बोला था, फैटी एसिड या फिर यहाँ पे कार्बोनल ग्रुप इज देन ब्रोक डाउन टू वाया बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। तो लीनियर मॉलिक्यूल डिग्रेडेड बाय बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है बाय बीटा ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है एसिटाइल कोए, जो कि आगे जाके इसका यूज़ हो जाएगा, जिससे CO2 बाद में रिलीज़ हो जाएगा या आगे जाके यूज़ हो जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है क्या मैंने बोला अभी, जो चीज़ें मैंने बोली ये ईजी लग रही हैं, अब लगनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये पहला स्टेप था, ठीक है, ये यहाँ पे इसी में इंक्लूड है अल्कोहल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, OH से यहाँ पे कार्बोनल ग्रुप बना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, लीनियर डिग्रेडेशन हुआ बाय बीटा ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोए। ठीक है, तो आप इसका अगर समझ पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये मैं नोट्स में ऐड नहीं कर पाई थी, तो आप इस तरीके से समझ जाओ। ऑक्सीजनेज एंजाइम ऐड करा उसने OH ग्रुप, OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ कार्बोनल ग्रुप में। OH कार्बोनल ग्रुप में ही तो ऑक्सीडाइज होता है, जब हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल यहाँ पे आगे जाके इस तरीके से कार्बोनल ग्रुप, ठीक है, उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल देन बीटा ऑक्सीडेशन डिग्रेड कर देती है, फाइनली यील्ड करती है हमारे पास एसिटाइल कोए। ठीक है, इजी है, ओके। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने बता ही दी हैं ऑलरेडी आपको। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। उसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, स्लो प्रोसेस है, मे नॉट कम्प्लीटली डिग्रेड द कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम बात करें पेस्टिसाइड्स की। तो पेस्टिसाइड्स में यहाँ पे क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन, और ऑर्गेनोक्लोरीन्स में DDT आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, मेलाथियन आता है इसमें, कार्बामेट्स, कार्बिल, पायरेनोइड्स, परमेथ्रिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनोक्लोरीन से याद रख लो, DDT। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब पेस्टिसाइड कहाँ से आता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है या डोमेस्टिक यूज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों से यहाँ पे पेस्टिसाइड आ सकता है। अब पेस्टिसाइड में एग्रीकल्चर हमेशा याद रहेगा, याद आ ही जाता है, इंडस्ट्रियल याद रख लेना है, डोमेस्टिक यूज़ भी याद रख लेना है। ठीक है, डिग्रेडेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज्म में हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन इंक्लूड होती है, जिसमें इट इज़ मीडिएटेड बाय दी माइक्रोबियल एंजाइम। एक कंसेप्ट बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आता है एक ऑर्गेनोक्लोरीन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे DDT हमने, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, इट इज़ हाईली रिकैल्सिनेट ड्यू टू द हेलोजिनेशन। ठीक है, ये रिकैल्सिट्रेंट क्या है, बेसिकली बहुत ज़्यादा, मतलब जीनोबायोटिक ही समझ लो। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द हेलोजिनेशन इसमें जो हो रखा है। दे आर ऑफन डिग्रेडेड थ्रू दी रिडक्टिव डीक्लोरिनेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया, रिकैल्सिट्रेंट है हेलोजिनेशन की वजह से, तो ये हम डिग्रेड कर सकते हैं थ्रू रिडक्टिव डीक्लोरिनेशन। मतलब कि जहाँ पे रिमूवल हो क्लोरीन एटम और रिप्लेसमेंट हो विद द H अंडर एनारोबिक कंडीशन। तो ये ब्रेकडाउन बहुत स्लो है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगर ये आ जाए ना पेस्टिसाइड में, तो आप इसको यहाँ पे लिख के आ सकते हो डेफिनेटली। बेसिकली यहाँ पर इसमें क्या होता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हमारा होता है बेसिकली DDT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताओगे, ओके। हाँ, तो DDT यहाँ पर क्या हुआ, HCl यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया इसमें, HCl यानी कि एक H गया होगा। देन उसके बाद हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, HCl का रिमूवल करा रहे हैं, तो यहाँ से एक ये Cl हमारे पास हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ODD फॉर्म हुआ। ठीक है, ODD से DDE फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्टिव डीक्लोरिनेशन, रिडक्टिव डीक्लोरिनेशन। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से जो ODD था, वो बेसिकली मेटाबलाइज हो सकता है बाय सीवेज स्लश बैक्टीरियम हाइड्रोजिनोमोनास अंडर दी एरोबिक कंडीशन। ये चीज़ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बोल दिया, लेकिन आप इसमें ये चीज़ याद रखो जो मैंने अभी आपको बोला। ठीक है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन्स में DDT के बारे में हमने ये चीज़ देखी। यहाँ पर जो मैंने अभी बोला था कि आपको वो समझ आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्टिव डीक्लोरिनेशन हो रहा है, Cl एटम का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, ओके, एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है। यहाँ पे जैसे जो यहाँ पे बायोलॉजिकल या मेथड में यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें, मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो सकते हैं, तो यहाँ पे एरोबैक्टर, ई कोलाई, ये सारे जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो ये अच्छे से इसका डायग्राम देख लो, किस तरीके से आपको लिख के आना है, बस कुछ नहीं, सेम यहाँ पे इस तरीके से आपको बना देना है। देन अल्टीमेटली आपको यहाँ से देखो, यहाँ से एक Cl हटाया, फिर यहाँ से एक और Cl हटा दो, देन अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है, DDT से ODD बनाना है, देन उसके बाद DDE बनाना है, दैट्स इट। ओके,
ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा ज़्यादा टाइम इसको चाहिए, बट मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आपको इसको फिनिश करा देती हूँ सो दैट आपको एग्ज़ाम में कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना आए, ठीक है। ओके, देन उसके बारे में हम यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे थे, डीडीटी के बारे में हमने बात कर ली थी। इसको आप एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख के आ सकते हो पेस्टिसाइड में, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस यानी कि यहाँ पे बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा होता है यूजिंग वाटर। ये आप हाइड्रोलिसिस में हमेशा डेफिनेशन बेसिक याद रखो। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, चेंजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देंगे, वेदर इट इज़ रिडक्शन और वेदर इट इज़ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइफन लगा के भी आप लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है। डी हेलोजिनेशन में क्या होता है, रिमूव कर देते हैं हम, या तो लाइक डी हेलोजिनेशन मतलब कि या तो क्लोरीन ब्रोमीन इन सब का जो हेलोजन आइटम है वो हटा देंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम क्या एग्जाम्पल में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सीडोमोनास डेफिनेटली आ सकता है इसमें, ठीक है, जो कॉमनली डिग्रेड कर देता है हमारे पास 2,4-D एक हर्बिसाइड है, उसको क्लीव कर देता है बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, बट देखो मैं जो बोल रही हूँ वो एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रही हूँ। ओके, एग्जाम्पल्स देख लो यहाँ पे, ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। ओके, और आप किसको इंक्लूड कर सकते हो, एरोबैक्टर मैंने आपको बताया था अभी, और यहाँ पे आप लाइक राइजोबियम, डीडीटी के लिए लाइक एसिटोमाइसर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें है ना, यहाँ पर आप ये याद रख लो, इस भी गोमोनास ये याद रख सकते हो, वर्कोहोल्ड्रिया भी याद रख सकते हो, बेसिलस स्पीशीज़ भी याद रख सकते हो। एडवांटेज क्या है, ये डिटॉक्सिफाई कर देगा, पेस्टिसाइड को रिड्यूस कर देगा, एनवायरमेंटल परसिस्टेंस, मतलब कि एनवायरनमेंट में ज़्यादा दिन के लिए ना रहें अगर वो ऑलरेडी डिग्रेड हो रहा है तो। ओके, देन सम पेस्टिसाइड्स आर रिकैल्सिट्रेंट में प्रोड्यूस टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स एज वेल, ठीक है, जो हम बना रहे हैं ज़रूरी तो नहीं है जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो ना टॉक्सिक हो, बट क्या पता रिएक्शन बीच में ही अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस बना रहा है तो वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो समटाइम्स इट्स हैपन कि यहाँ पे वो और ही बेकार चीज़ या और ही हार्मफुल चीज़ हमने बना दी सही करने के चक्कर में, ठीक है ना, होता है, हो जाता है कभी कभी, या चीज़ें हमें नहीं बताती, हम तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, कहीं ये चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, इसीलिए ये चीज़ें कि हम कुछ ऐसा ना बना दे, तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज में आ जाती हैं। अब बात करें हैवी मेटल में, हैवी मेटल में टाइप्स जैसे कि हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम। ये हैवी मेटल्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके मतलब जो है इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली इसका सोर्स क्या होता है हैवी मेटल का, माइनिंग एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बायो ट्रीटमेंट अगर हम देखें, बायो एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जो कि हम बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि अपटेक और एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेसिकली स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं हैवी मेटल्स को, ठीक है। ओके, मैकेनिज्म क्या होता है, मेटल आयन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड सिक्वेस्टेड विद इन द सेल, ठीक है, एक टिश्यू में यहाँ पे ये स्टोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम देखें, जैसे प्लांट, फाइटोरेमिडिएशन, एल्गी, बैक्टीरिया, ठीक है, जो मैंने अभी बोला था कि लाइक वो टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पर बायो एक्यूमुलेशन इन द सेंस अगर हम बोल रहे हैं टिश्यू में ना स्टोर होते हुए, अगर देखो बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस बहुत बेसिक है कि यहाँ पे टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं और एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम बायो ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बायो ट्रीटमेंट में बायो एक्यूमुलेशन अगर यहाँ पे लाइक मेटल आयन का लिविंग सेल साइटोप्लाज्म में होगा तो ये चांसेस होते हैं कि उसको डिटॉक्सिफाई कर सकता है बाय सीक्वेंसिंग मेटल यूजिंग स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, जो यहाँ पे इसमें हो सकते हैं। तो वो प्रोटीन्स जो हो सकते हैं, इट कुड बी लाइक वो प्रेसिपिटेट कर दें या इस तरीके की प्रोसेस करके, तो ये जो होते हैं यहाँ पर इस तरीके से बायो ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद बायोजॉप्शन क्या होता है, इट इज़ द लाइक प्रोसेस जहाँ पे जैसे जॉप्शन समझ में आ रहा है, एड्जॉर्प्शन ऑफ हैवी मेटल्स ऑन द सरफेस ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बायोजॉप्शन हो जाता है, ठीक है। अब बायोजॉप्शन में क्या है, बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं कि जो पैसिव नॉन मेटल बाइंडिंग है मेटल आयन की,
वो यहाँ पे किससे हो जाए, टू द सरफेस, लाइक सेल वॉल में हो जाए या फिर पॉली सेकेराइड में हो जाए, तो लिविंग या डेड माइक्रोबियल बायोमास से, यहाँ पर ये यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जैसे जो बाइंडिंग हो मेटल आयन की फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिल अमीनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेल वॉल या एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर्स में, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बेसिकली इट इज़ अ रैपिड मेथड फॉर मेटल रिमूवल। किस तरीके से वो यहाँ पे हार्म ना करे, क्योंकि वो बायो एक्यूमुलेट मतलब अंदर उसके ऑर्गेनिजम्स के नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। और बायो एक्यूमुलेट भी हो तो साइटोप्लाज्म में हो तो वो यहाँ पर कुछ मतलब इस तरीके से प्रोटीन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे या कुछ कर देंगे, तो वो बायो एक्यूमुलेट होते हुए भी वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका बायो ट्रीटमेंट हो गया। बायोज ऑप्शन में क्या है, नॉन मटेलिक यहाँ पे बाइंडिंग है मेटल आयन की सरफेस स्ट्रक्चर्स पे, सेल वॉल हो सकता है ना, लिविंग या डेड हो सकता है, माइक्रोबियल बायोमास। तो ये जो होते हैं एग्जाम्पल में हम जैसे एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया, तो इससे भी मेटल रिमूव हो सकता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है। एडवांटेज क्या है, कैन रिमूव हैवी मेटल फ्रॉम कंटामिनेटेड साइज, रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि बायो एक्यूमुलेशन कैन लीड टू द बायो मैग्निफिकेशन इन द फूड चेन, बायोज ऑप्शन कैपेसिटी मे बी लिमिटेड। अब हम जब बोल रहे हैं सेल साइटोप्लाज्म में अगर वहाँ पे स्टोर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पर रहे, है ना, मे बी वो टिश्यू में जा सकता है, वो बायो एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर एक बार बायो एक्यूमुलेट हो गया, किसी लार्ज अगर फिश ने उसको खा लिया, जो कि बहुत सारी फिश खाता है ना, लार्ज ऑर्गेनिज्म, लार्ज फिश जो होती है बहुत सारी छोटी छोटी फिश को खाती है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है जब वो खा रही होगी तब तक वो चीज़ें निकल गई होगी उसकी बॉडी से, ठीक है। मे बी वो उसी में परसिस्ट कर रही हो, कोई टिश्यू में परसिस्ट कर रही हो, साइटोप्लाज्म में परसिस्ट कर रही हो, तो वो बायो प्रिकर्सर बन जाता है बायो मैग्निफिकेशन का, ठीक है। ओके, बायोज ऑप्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, लिमिटेड होती है, कि ज़रूरी नहीं है वो सरफेस से वहाँ पर जाके वो ऐसी बाइंडिंग हो ही जाए या ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करें, तो इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स, इससे पहले एक और टर्म हमारा रह गया है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लो, जैसे इसमें क्या होता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन, इस सिलेबस में तो नहीं है बट एक बार सुन लो। जैसे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जैसे कि हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ज़्यादा टॉक्सिक स्टेट जो होती है किसी भी ऐसे मेटल की, उसको लेस टॉक्सिक या इनसॉल्युबल स्टेट में बना देते हैं। जैसे कि टॉक्सिक सॉल्युबल स्टेट से सॉल्युबल होगा तो वो ऑर्गेनिज्म में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेस टॉक्सिक इनसॉल्युबल स्टेट में बना देते हैं। जैसे कि हाईली टॉक्सिक हमारे पास कौन सा होता है, CR4, ठीक है, ठीक है, ये हाईली टॉक्सिक है, सॉरी CR6 है ये, सॉरी क्रोमियम 6 वो है, ज़्यादा टॉक्सिक होता है कंपेयर टू दैट ऑफ क्रोमियम 3। अब हमें ये चीज़ भी पता है कि क्रोमियम 3 जो है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है, और क्रोमियम 6 जो है वो सॉल्युबल है। तो ये सॉल्युबल है, हाईली टॉक्सिक है, तो इसको इससे कन्वर्ट कराना ज़्यादा इजी नहीं रहेगा। येस, इट इज़ रियली गुड पाथ कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं। और एक इसके थ्रू हो सकता है, इट इज़ डन बाय स्यूडोमोनास। तो ये किसका मैंने बताया आपको, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें क्या हुआ, कन्वर्ट कर दिया मोर टॉक्सिक सॉल्युबल स्टेट को लेस टॉक्सिक इनसॉल्युबल स्टेट में, ठीक है। 6 को 3 में करा यहाँ पर स्यूडोमोनास के द्वारा, ठीक है, समझ आ गया। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स की। अब फॉस्फेट या नाइट्रेट्स ये जो हमें पता है कि बेसिकली ये फर्टिलाइज़र्स में मेनली यूज़ होते हैं, तो इट इज़ लाइक एग्रीकल्चरल रन ऑफ से इनका सोर्स होता है, सीवेज डिस्चार्ज से या एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट से इनका मेजर सोर्स होता है। बायो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके ना इसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले क्या होता है ना, ऑर्गेनिज्म जो है कन्वर्ट कर देता है फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स को इनटू लेस हार्मफुल फॉर्म्स, ताकि वो रिमूव कर सके फ्रॉम दी वेस्ट वाटर। यहाँ पर एग्जांपल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड का हम इजीली ले सकते हैं। एडवांटेज क्या है, एफिशिएंटली रिमूव कर देगा न्यूट्रिएंट्स को। अभी हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म, पहले ये समझ लो बेसिक चीज़, ये एफिशिएंट रिमूवल है न्यूट्रिएंट्स का, रिड्यूस कर रहा है यूट्रोफिकेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोर और नाइट्रोजन ही प्राइमरी बेसिकली कॉज है for the eutrophication process. Now disadvantage क्या, it requires careful control and process parameter can be energy intensive.
डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर कन्वर्जन कर देते हैं हम यहाँ पे नाइट्रेट्स का टू नाइट्रोजन गैस बाय बैक्टीरिया अंडर दी एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, हमारे जो हमारे पास इन्वायरमेंट में नाइट्रेट प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। एक बार नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया, इट इज़ बिकम लेस हार्मफुल। ठीक है, तो चलिए समझते हैं किस तरीके से होता है ये चीज़। और फॉस्फेट का भी देख लेते हैं। बैक्टीरिया जो एक्यूमुलेट होता है फॉस्फेट में इन एक्सेस अंडर दी स्पेसिफिक कंडीशन, यहाँ पे उसको भी इसको भी हम अभी देखते हैं डिटेल में। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ नाइट्रेट को आपको लेस टॉक्सिक फॉर्म में करना है, तो आप ये लिख के आओगे कि डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे हो रही होती है। एनारोबिक प्रोसेस जहाँ पर एक फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास, इट इज़ एन फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वी आर यूजिंग फॉर लाइक टू कन्वर्ट दी NO3। लाइक ये जो NO3 होता है इसको एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द इनर्ट नाइट्रोजन गैस विच इज़ लाइक सेफली वेंटेड, ताकि वो इजीली यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जा सके। तो ये जो NO3 होता है, NO3 माइनस जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे NO2 माइनस देन NO में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद N2O में कन्वर्ट होता है, देन फाइनली इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू दिस। ठीक है, बेसिक चीज़ थी, समझा दिया, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो इसको। ठीक है, इट इज़ एन बैक्टीरिया विच इज़ फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, NO3 एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है इनटू द इनर्ट नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ओके ओके, फॉस्फेट की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसमें क्या है, मैंने टर्म लिख रखे हैं, आप इसका एक्रोनियम जो है अच्छे से लिख लो। EBPR विच इज़ इन्हेंस्ड बायोलॉजिकल फॉस्फोरस रिमूवल। हम बात कर रहे हैं फॉस्फेट की, फॉस्फेट को बेसिकली यहाँ पे ये कॉज करता है यूट्रोफिकेशन, तो हम इसके रिमूवल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इन्हेंस्ड बायोलॉजिकल फॉस्फोरस रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली यहाँ पर स्पेशलाइज्ड पॉली फॉस्फो एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिज्म, पॉली फॉस्फो एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसिनेटोबैक्टर, दिस इज द एग्जाम्पल दैट आई हैड रिटन हियर, एसिनेटोबैक्टर। तो यहाँ पे दो फेज में होती है चीज़ें, समझना ध्यान से। एनारोबिक फेज में क्या होता है, जो हमारे पास पॉलीफॉस्फेट एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली रिलीज करते हैं फॉस्फेट को वाटर में। ठीक है, और वो स्टोर कर लेते हैं, क्या स्टोर कर लेते हैं, दे स्टोर दी वॉलेटाइल फैटी एसिड्स। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पॉलीफॉस्फेट एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात हुई एनारोबिक फेज में। ओके, एरोबिक फेज में यही ऑर्गेनिजम्स, पॉली फॉस्फो एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिजम्स, यही ऑर्गेनिजम्स रैपिडली यूज़ करते हैं, और मैं बोलूँ एक्सटेंसिवली या एक्सेसिव अमाउंट में यहाँ पे फॉस्फेट को टेकअप करते हैं फ्रॉम दी वाटर। तो वाटर से ये फॉस्फेट, वाटर नहीं कर रहे हैं, वाटर से फॉस्फेट, वाटर के अंदर जो फॉस्फेट प्रेजेंट है उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेक अप द एक्सेस अमाउंट ऑफ द phosphate that is present in the water, more than they can release it outside, because in anaerobic condition they are already release it, but when they reach to the aerobic condition, then what is happen, aerobic phase, what is happen, that they again take up the excessive amount more than they can release it. Okay, then store it as a polyphosphate granules within their cells. So they have their special cells, like मैं यहाँ पे mention कर देती हूँ, they have special cells, they called it as पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, आप ये एक्रोनियम इसके याद कर लो, है ना, विद इन देयर सेल्स। ठीक है, समझ आया, ये प्रोसेस इजी है, इजी लगा। क्या करा हमने, हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं इनहेंस्ड बायोलॉजिकल फॉस्फेरस रिमूवल। इस प्रोसेस में बेसिकली स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, PAOs होते हैं, विच इज़ पॉलीफॉस्फेट एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिजम्स। एनारोबिक में ये बेसिकली रिलीज करते हैं फॉस्फेट वाटर में और स्टोर कर लेते हैं, लाइक वाइल टेकिंग अप एंड स्टोरिंग दी वॉलेटाइल फैटी एसिड्स। एरोबिक फेज आते ही ये एक्सटेंसिवली यहाँ पे फॉस्फेट अपने अंदर इसको एज स्टोर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉलीफॉस्फेट ग्रैनुअल्स विद इन देयर सेल।
more than they can release. Okay, I hope ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख रखी हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने किसकी बात करी थी, फॉस्फेट एक्यूमुलेटिंग ऑर्गेनिजम्स, जो यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं फॉस्फेट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, द कंडीशन दैट आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, एनारोबिक फेज, एरोबिक फेज। एरोबिक फेज में ये एक्सेसिवली यहाँ पे फॉस्फेट को यहाँ पे टेक कर लेते हैं, स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉलीफॉस्फेट ग्रैनुल्स, ठीक है। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है, थोड़ी बहुत तो मेहनत लगी है बच्चे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, है ना, और बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बायोरेमिडिएशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स इन द इन्वायरमेंट। बायोरेमिडिएशन हमने बेसिकली क्या होता है ये हमने ऑलरेडी कर लिया था एक वीडियो में, अभी भी समझ लेते हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं ताकि वो डिग्रेड कर सकें, डिटॉक्सीफाई कर सकें पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, इन सीटू बायोरेमिडिएशन भी कर सकते हैं, एक्स सीटू बायोरेमिडिएशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बेसिक चीज़ पूछूं आपसे कि बायोरेमिडिएशन प्रोसेस मतलब क्या होती है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछूं व्हाट इज़ द प्रोसेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बायोरेमिडिएशन, तो आप क्या बताओगे? तो आप क्या डायरेक्ट ये प्रोसेस लिख दोगे? तो देखो आप क्या करते हो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप साइट का असेसमेंट करते हो, कहाँ पे आपको बायोरेमिडिएशन करनी है ना, साइट कौन सी है ना, लाइक क्या टाइप का, मतलब क्या चीज़ है, क्या टाइप की सॉइल्स है, कंसंट्रेशन क्या है, या किस तरीके का पोल्यूटेंट है, एक्सटेंट ऑफ पोल्यूटेंट, है ना, सॉइल होगा या वाटर होगा, इसको प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना, साइट असेसमेंट। देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्या हम और कर सकते हैं, फिर हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि लाइक पॉल्यूटेंट को अच्छे से उसको स्टडी करना कि बायोडिग्रेडेबल है नहीं है ना, लाइक और कौन कौन से उसमें माइक्रो प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, कौन से एक्टिव हैं कौन से नहीं हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी सिलेक्शन कर सकते हैं, देन हम एक अप्रोप्रिएट बायोरेमिडिएशन टेक्निक उस पर अप्लाई करेंगे, जैसे वो बायो स्टिमुलेशन हो सकता है, बायो एगमेंटेशन हो सकता है, फाइटो रेमिडिएशन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे बायो स्टिमुलेशन में जैसे हम क्या कर रहे हैं, तो हम उसमें एक्स्ट्रा अपना ऊपर से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं ताकि वो एक्टिव हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या वो वर्क अच्छे से करें। फाइटो रेमिडिएशन में प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। नाउ हम यहाँ बात कर रहे हैं इन सीटू की, बात करें बायो रेमिडिएशन तो मतलब ऑन साइट रेमिडिएशन कर रहे हैं, मतलब कि ट्रीटमेंट जो है वो डायरेक्टली जहाँ पर है कंटामिनेटेड मटेरियल उधर डायरेक्टली साइट पे कर रहे हैं विदाउट मूविंग इट, ठीक है। लाइक अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ द कंटामिनेटेड सॉइल और ग्राउंड वाटर एट द साइट ओनली, फॉर एग्जाम्पल बायो स्टिमुलेशन, एडिंग न्यूट्रिएंट टू इन्हेंस द माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो मैंने अभी आपको बताया। बायो ऑगमेंटेशन मतलब कि इंट्रोड्यूस करना पॉल्यूटेंट ग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, है ना। एक्सेसिव लाइक बायो स्टिमुलेशन क्या है, स्टिमुलेट करना और अच्छे से, है ना, ऐड करना न्यूट्रिएंट्स को ताकि इन्हेंस हो माइक्रोबियल एक्टिविटी। ऑगमेंटेशन यानी कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना ऐसे पॉल्यूटेंट डिग्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स को ताकि वो अच्छे से यहाँ पे डिग्रेड कर सकें। और भी प्रोसेस हो सकती है, बायो स्पार्जिंग हो सकती है, बायो वेंटिंग होती है, बायो वेंटिंग में लाइक एयर प्रोवाइड करना यहाँ पे अच्छे से, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, अब एक्सीटो बायो रेमिडिएशन में रिमूवल हम करते हैं कंटामिनेटेड मटेरियल का और ट्रीटमेंट का एल्सवेयर, ठीक है, कहीं पे कहीं और, नॉट ऑन दी ऑन साइट, ठीक है। इसमें लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग और बायो रिएक्टर, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली होती है डेफिनेटली, अगर नहीं है कहीं और हमें ले जाना है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हमारे पास बेटर कंट्रोल होता है ना। और लास्ट में हम कह सकते हैं इस प्रोसेस में फाइनली हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं एनवायरनमेंट पैरामीटर्स को इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा पहले कितना था अब कितना है, पीएच, बीओडी, डीओ, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें ना हमें देखनी पड़ती है जब हम बायो रेमिडिएशन प्रोसेस कर रहे होते हैं। देन हम बात करेंगे एक पॉइंट की, इकोलॉजिकल कंसिड्रेशन की। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हम इको फ्रेंडली चीज़ें या बायो रेमिडिएशन प्रोसेस जैसे हम कर रहे होते हैं तो इट शुड बी लाइक कि हम यहाँ पे इसकी नेगेटिव साइड को अवॉइड करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी मेटाबोलाइट्स की, जैसे माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हम कर रहे होते हैं तो कहीं हम उसका इंटरमीडिएट ऐसा तो नहीं बना रहे हैं जो ज़्यादा टॉक्सिक हो, है ना, वो ज़्यादा रिकैल्सिट्रेंट हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनिशियल ब्रेकडाउन जब हम DDT का करते हैं तो उससे यहाँ पे DDE देन DDD हम यहाँ पे इसको
देखते हैं लास्ट में जो होता है। ये जो DDD था वो हाईली परसिस्टेंट था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है DDD के बारे में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जैसे इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस माइक्रोब, जैसे कि हम अगर लाइक कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस एक्सोजीनस नॉन नेटिव माइक्रोब, अगर हम बायो ऑगमेंटेशन में जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी इसकी यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हम पॉलीटन डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिजीनियस माइक्रोबियल पॉपुलेशंस है उसको तो कहीं डिग्रेड नहीं कर रहा है, कहीं ये सॉइल की इकोलॉजी को ही तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये चीज़ें। तो पहली चीज़ इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस माइक्रोब, दूसरी चीज़ टॉक्सिसिटी टू मेटाबोलाइट, टॉक्सिसिटी ऑफ मेटाबोलाइट्स, है ना। जेनेटिक एक्सचेंज तो नहीं कर रहे हैं, जो हम जीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें तो हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे देखना है कहीं वो इंडिजीनियस माइक्रोब को तो हार्म नहीं कर रहे, ठीक है, जो ऐसे लॉन्ग टर्म में अनप्रेडिक्टेबल चेंज ना आ जाए जो इकोलॉजिकल का उसका कंसिक्वेंस भुगतना पड़े, ठीक है। तो जेनेटिक एक्सचेंज भी हमें इस तरीके से देखना होगा। न्यूट्रिएंट रन ऑफ, जैसे बायोस्टिमुलेशन करते हैं हम, ऐड कर रहे हैं कोई चीज़ें फर्टिलाइजर, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं ना बायोस्टिमुलेशन में, तो ज़्यादा देखे कहीं वो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वाटर बॉडिंग में इतना ज़्यादा हो गया, यूट्रिफिकेशन ही कॉज हो गया, ठीक है, वो सेकेंडरी पोल्यूशन की कैटेगरी में आ गया, वो तो अल्टीमेट चीज़ हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने पड़ेंगी, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स कि 3 ही इंक्लूड करे हैं और अभी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए, विच इज़ इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस माइक्रोब्स, टॉक्सिसिटी ऑफ मेटाबोलाइट्स, जेनेटिक एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट रन ऑफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? बाय विच xenobiotics enters accumulate in the living organism that may lead to precursor, that bioaccumulation process is the precursor for biomagnification, जो मैंने अभी आपको बता दिया ऑलरेडी, where the concentration of the xenobiotic increase at a higher trophic level in the food chain, ठीक है, ओके। तो ये मैंने बेसिक चीज़ आपको अभी बता दी। बायो एब्जॉर्प्शन मैंने बता दिया, द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल टू एब्जॉर्ब और रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम water or soil, it is the passive process that does not require living cell, ठीक है। तो बायो एब्जॉर्प्शन लिविंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम लाइक पैसिव प्रोसेस है ये, है ना। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी नॉन मेटाबॉलिक बाइंडिंग नहीं होती है हैवी मेटल्स की, ठीक है, जस्ट कि लाइक वो सरफेस पे यहाँ पे अडेयर हो जाए बस, ओके। ऑल्सो ये बायो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है, इट इज़ लाइक एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई भी सेल मेटाबॉलिज्म की नीड नहीं है, ठीक है, और ये इफ़िशेंटली परफॉर्म करी जा सकती है डेड और इनएक्टिव नॉन लिविंग बायोमास पे, है ना, विच कैन बी केमिकल ट्रीटेड एंड विच कैन बी रीयूज्ड। तो इसकी एप्लीकेशन भी इसी तरीके से बायो एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी में एज अ कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव हो सकता है। लाइक जो कन्वेंशनल मेथड होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल प्रेसिपिटेशन, तो उसकी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलो, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन xenobiotics, बायोसेंसर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो टर्म है डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। बायोसेंसर्स क्या होते हैं? इट इज़ एन लाइक अ डिवाइस दैट कंबाइंस बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट फॉर एग्जांपल लाइक जैसे रिसेप्टर होता है, ठीक है, विद अ फिजियोकेमिकल ट्रांसड्यूसर टू जनरेट द मेजरेबल सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन टू अ स्पेसिफिक लाइक केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ये मैंने क्या बोल दिया, समझ आया क्या बोला मैंने? देखो, कुछ नहीं होता है, बायो सेंसर्स में हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं एक बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट को एक फिजियोकेमिकल ट्रांसड्यूसर से, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि वो सिग्नल प्रोड्यूस कर पाए, तो बायोलॉजिकल मटेरियल से हम यूज़ करके यहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा इजी डेफिनेशन क्या हो सकती है? डिवाइस दैट यूजेस बायोलॉजिकल मटेरियल, इट कुड बी एंजाइम, एंटीबॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू डिटेक्ट और मेजर और सब्सटेंस इन अ सैम्पल जैसे कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ब्लड हो सकता है, दैट शोज़ द रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक और बार मैं फिर बोल रही हूँ, इसकी मुझे डेफिनेशन बिल्कुल याद करो, एक बार कमेंट में लिख के जाना है डेफिनेशन, ठीक है, ताकि याद हो जाए। डिवाइस दैट यूजेस बायोलॉजिकल मटेरियल, बायो से याद रखना है, डिवाइस दैट यूज बायोलॉजिकल मटेरियल टू डिटेक्ट और मेजर द केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे सैंपल में प्रेजेंट होंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट मिलेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं? बायोलॉजिकल मटेरियल।
क्या यूज़ कर रहे हैं, एंजाइम कर सकते हैं, एंटीबॉडी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल मटेरियल में, ठीक है, जो कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली बायोलॉजिकल सिग्नल में, ठीक है। किसको डिटेक्ट कर रहा है, केमिकल को डिटेक्ट कर रहा है या सब्सटेंस को डिटेक्ट कर रहा है एक सैंपल में, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोबियल बायोसेंसर फॉर डिटेक्टिंग हैवी मेटल इन द वाटर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के लिए हम जैसे यूज़ करते हैं ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस। एप्लीकेशन में आप क्या लिख सकते हो, इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के आना ज़रूर इसमें। डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कॉन्टामिनेंट्स, या जो बायोरिमेडिएशन प्रोसेस जो हम कर रहे थे अभी ऊपर, उसका बिफोर और आफ्टर भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैं करा देती हूँ। ये यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बेसिकली इसके पार्ट्स की। बायो रिसेप्टर जो होता है बेसिकली वो लाइक एंटीबॉडी या एंटीजन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, कुछ भी हो सकता है। तो बायो रिसेप्टर क्या होता है, वो बाइंड करता है विद द एनालाइट कंपोनेंट। तो ये बाइंड करता है बेसिकली एनालाइट के कंपोनेंट से, ठीक है, जो भी हम सैंपल में देख रहे हैं। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये कन्वर्ट करता है इनटू द सिग्नल्स। तो ये सिग्नल्स में कन्वर्ट करना इसका काम होता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में पर्टिकुलरली अगर हम अच्छे से बोलें तो ट्रांसड्यूसर का काम है कि बायोलॉजिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। मेन काम क्या है, सिग्नल का कन्वर्जन। डिटेक्टर का काम क्या है, एम्पलीफाई करना। मे बी जो सिग्नल आ रहा है वो इतने अच्छे से नहीं आ रहा हो, उसको हम देख नहीं पा रहे हो, तो सिग्नल को इतना बढ़ा के दिखाना कि हम फाइनली डिटेक्ट कर पाए कि हाँ ये सिग्नल आ रहा है। तो ये एम्पलीफिकेशन का काम, ये एम्पलीफाई यही करता है, एम्पलीफाई द सिग्नल फॉर डिटेक्शन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। समझ आ गया, तीन इसके यहाँ पे पार्ट्स हैं, बायो रिसेप्टर, ट्रांसड्यूसर, डिटेक्टर। बायो रिसेप्टर, ट्रांसड्यूसर, डिटेक्टर, BDT, BDT याद करके ही जाओगे, ठीक है। समझ आ गई बात, ओके। एप्लीकेशन भी बता दी मैंने आपको। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, बेसिकली इट इज़ लाइक इजी टू ऑपरेट, है ना, रैपिड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सेंसिटिव है, कोई ऐसी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, रीयूजेबल है, एज लॉन्ग एज जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट इंटैक्ट है तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, लाइक कैन बी अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट कंडीशन, तो इसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बायोसेंसर इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद करके जाना। तो जीनोबायोटिक कंपाउंड्स की एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन जीनोबायोटिक ट्रीटमेंट, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, बायोसेंसर जो अभी हमने करा। उसके बाद बायोपेस्टिसाइड्स की हम बात कर रहे हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो गाइस हम इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, टेंशन मत लेना, अभी कर दूंगी अपलोड, बट इट इज़ लाइक बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो इस अगली वीडियो में हम बात करेंगे बायोपेस्टिसाइड्स की, बायो रिएक्टर्स की, बायो लीचिंग, बायो माइनिंग, बायो इंडिकेटर्स एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग एज वेल, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमारे रिमेनिंग रह रहे हैं, हम अगली वीडियो में इसको डिटेल में अगली वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।